तो दोस्तों अभी हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब के बड़े भाई मोहम्मद इकबाल अंसारी सर। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपके छोटे भाई ने एक ऐसा काम कर दिखाया है इस ग्रामीण क्षेत्र से, जो कि इस क्षेत्र के लिए असंभव जैसा बात है, क्योंकि हम देख रहे हैं ज्यादा दूर की बात नहीं, यही देवनगर का जो अपना ग्राउंड का अड्डा है, वहां लोग ऐसी ऐसी नशीली दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं जिसका हम लोग सोच नहीं सकते थे। हम लोग जिसका नाम तक नहीं जानते हैं वो आज हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो इस ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में, इस इलाके में रहकर आपके भाई ने पहले ही प्रयास में इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? हाँ, देखिए सर्वप्रथम तो मैं आपने इंटरव्यू किया और उसके लिए आपके यूट्यूब चैनल का और आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जैसा आपने कहा कि आपको कैसे महसूस होता है जब ये आपने सुना कि आपने भाई ने प्रथम प्रयास में परीक्षा निकाला, जी तो मैं इसको अपने जर्नी से भी जोड़ता हूँ। जी जी जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने बताया, जी छोटे भाई साहब ने, कि ये ख्वाब मेरे पापा का था, जी हमारे अब्बूजान का था कि मेरे दो बेटे हैं, जी दो में से कम एक मेरे घर में डॉक्टर है। क्योंकि हमारे यहाँ लगभग लोग प्रशासनिक सेवा में हैं, जी छोटे से लेकर बड़े पदों तक हर जी कोई इसमें शासकीय सेवा में है। हमारी घर की जो औरतें हैं वो केवल घर में हैं, जी उन्होंने भी उर्दू से पढ़ाई वढ़ाई की है, लेकिन घर में ही ज़्यादा सहयोग देते हैं। और जितने भी लगभग हमारे हैं, लगभग मेरी 5 बहनें भी हैं, पांचों बहन में से जिन्होंने जिस स्तर की पढ़ाई की, जी सभी आज गवर्नमेंट सर्वेंट में है, शासकीय सेवा में है। तो मैं इसलिए अपने आप को इस जर्नी से जोड़ता हूँ कि जब मैं 12th क्रॉस किया, मैं भी अपने समय का टॉपर स्टूडेंट रहा। जी 5th क्लास में मैंने ब्लॉक टॉप किया था, जी 8th क्लास में मैंने सेंटर टॉप किया था, 12th में भी मैंने सेंटर टॉप किया था। जी और इसी ये जो टॉपर का जो सिलसिला है, जी इसको आगे बढ़ाते हुए मैं सोचा कि अपने पिताजी की सपनों की ओर मैं आगे बढ़ूं। तो मेरी भी एडमिशन बेंगलोर में हुई थी बीएमएस डॉक्टर करने के लिए, जी और लगभग मैंने कुछ दिन वहाँ पे ज्वाइन भी किया और पढ़ाई भी की। लेकिन उसी हाल फिलहाल में, उसी समय में हमारे पिताजी की तबीयत नासाज हुई, सही नहीं रही। वो नया नया जीवन ज्योति हॉस्पिटल खुला था अंबिकापुर में, उसमें एडमिट हुए वो। जी काफ़ी तबीयत खराब थी उनकी, उनको पता भी नहीं था। मैं वहाँ से, जब मेरे को घर से सूचना गया कि ऐसी ऐसी बात है, तो मैं वहाँ से रिटर्न आया। तो 1 महीना मैं यहाँ रह गया। जी उसके बाद जब गया वहाँ पे, तो रीएडमिशन वगैरह नहीं हो पाई मेरी। तो ये दिल में मलाल था मेरे कि मैं शायद ये डॉक्टरशिप नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि घर का बड़ा लड़का होने के कारण आपको भी पता होगा, एक जिम्मेदारी होती है जी सर कि बाप का दूसरा साया जी घर का बड़ा लड़का होने लगता है। जब उसके पैर में अपने बाप का चप्पल या जूता आने लगता है, तो उसके जी ऊपर जिम्मेदारी घर की आयद हो जाती है। जी तो इस हिसाब से फिर मैंने अपनी पढ़ाई यहीं से ग्रेजुएशन करनी शुरू की। तो कालांतर में जैसे ही मुझे सूरजपुर जिला, अपना अविभाजित सरगुजा का नया जिला मिला, जी सूरजपुर, जी यहाँ पे वैकेंसीज निकली, तो मतलब हमारे ट्राइबल विभाग में, जी तो उसमें हमारा लिपिक श्रेणी में जी नियुक्ति हो गया। जी हम उसको, अब हम ये चाहते थे कि हमारे पिताजी का सपना है, तो हम अपने भाई को प्रिपेयर किए उस चीज़ के लिए कि देखो भाई, जी अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास यही है, इनका चूंकि ख्वाब है। जी वरना ये खेल में बहुत आगे था, शुरू से ही बहुत मेधावी, कहना चाहिए खिलाड़ी था। जी ये संभाग लेवल, स्टेट लेवल तक का प्लेयर था। क्रिकेट में भी बहुत अच्छा खेलता था, और ये फुटबॉल का भी बहुत अच्छा प्लेयर था। जी अपना देवनगर भी जाने माने जगह है फुटबॉल के लिए। जी लेकिन मैंने थोड़ा सा प्रेशराइज करके, हालांकि हमारे बातों पर हमारे भाई साहब खरे उतरे, मैंने इनको प्रेशराइज किया, और पापा ज़्यादा प्रेशर नहीं किए। जी क्योंकि मैंने किया कि देखिए ये ख्वाब था पापा का, तो इसको पूरा करना है, अचीव करना है, आपको इस हिसाब से पढ़ाई के लिए सोचनी होगी। जी तो ये इनके बैच में लगभग जितने भी स्टूडेंट होंगे, चाहे जितने भी छात्र होंगे, मैं पहला इनको मानता हूँ कि इन्होंने 9th के बाद, 9th के 8th तक की पढ़ाई तो सूरजपुर ग्लोबल पब्लिक स्कूल से की, जी सीबीएसई माध्यम से ही। लेकिन 8th के बाद इसने खुद कहा कि भैया मैं छत्तीसगढ़ में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, थोड़ा सा बाहर पढ़ना चाहता हूँ, मैं बाहर की स्टडीज़ को समझना चाहता हूँ, जी अभी से बाहर निकलना चाहता हूँ मैं। जबकि 8th क्लास में अमूमन ये होता है कि मैं जैसे गया था 9th में अंबिकापुर, जी अंबिकापुर में नहीं रह पाता था परिवार को छोड़ के, हाँ, एक ग्रामीण क्षेत्र है के ना। लिए बहुत बड़ी हाँ, बहुत बात है। बड़ी बात हो जाती है। तो इसने 8वीं में ही क्लियर कर दिया था कि मैं यहाँ से नहीं पढ़ूंगा। जी फिर हम लोग बोला कहाँ पढ़ेगा, तो उस उम्र में भी इसने खुद से गूगल सर्च करके कि विशाखापट्टनम में एक चैतन्य टेक्नो स्कूल है, मैं वहाँ को पढ़ूंगा, थोड़ा सा खर्च ज़्यादा आएगा, लेकिन आप लोग को संभालना होगा, घर की थोड़ी सी ज़रूरतों को उसमें कम करनी पड़ेगी, जी ज़्यादा शौक शान को ना करते हुए मेरे को पढ़ाई में ध्यान देना पड़ेगा आप लोग को। जी फिर
मैंने और पापा ने तय किया, हम सभी फैमिली मेंबर्स का भी इसमें सपोर्ट रहा। ये बाहर गया, वहाँ पढ़ने 4 साल की बहुत अच्छी पढ़ाई की। वहाँ भी इसने पूरी बात इन्होंने बताई नहीं, वहाँ भी 10 CGPA अंक से 10-12 किया, जी बहुत ही अच्छे नंबर से। तभी हमारे पापा को यकीन हो गया था कि नहीं, ये लड़का कुछ करेगा। जी और देखिए आज हमारे सामने है रिजल्ट। डॉक्टर जी, साहब आज आपके तो इनको सामने पूरा है। दुनिया देख। FMG का परीक्षा हाँ निकालना प्रथम प्रयास में आसान जी, नहीं होता। असंभव जैसा ये है जी सर। जी, बहुत सारे लोग यहाँ से करते हैं, लेकिन जी आसान नहीं नहीं, होता सब कुछ करना तो करना। मतलब आम बात है, लेकिन जी, उसको सफलता प्राप्त करना सफलता एक बहुत प्राप्त बड़ी करना बात बहुत है, कठिन। जी जी जी, सच और है। अभी पहले प्रयास में। जी जी जी। तो अब मतलब कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो बोलते रहे होंगे कि ये बाहर पढ़ रहा है, हाँ हाँ हाँ, उस तो पर उनका रिएक्शन अभी अब क्या है? अब उसको क्या ही बोले उसमें। ये हाँ क्या है, जब ये हमारा छोटा भाई फॉरेन जा रहा था पढ़ने, जी तो बहुत सारे हमारे पिताजी के मित्र भी, हमारे मित्र भी बोले कि अरे यार, वहाँ पे MBBS करना मतलब इंडिया में पता नहीं FMG निकाल पाएगा कि नहीं, हाँ आप लोग एक बार सोच लीजिए। हाँ तो हमने कहा देखिए, सोच हमारी नहीं है, हाँ सोच उसकी है। जी क्योंकि MBBS का जो पैटर्न है जी ऑल ओवर वर्ल्ड, पैटर्न एक ही है जी पढ़ाई का। जी उसके जो सब्जेक्ट हैं, सिलेबस हैं, एक हैं। जी आप चाहे अमेरिका में पढ़ो, चाहे किर्गिस्तान में पढ़ो, चाहे इंडिया में पढ़ो। जी हाँ, आपका ये जरूर है कि आपका स्टडी का डेडिकेशन अपने स्टडी के ऊपर कितना है। जी फुल डेडिकेशन के साथ आप पढ़ाई कर रहे हो, या फिर अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद करने जा रहे हो, या फिर घूमने फिरने जा रहे हो, तो वो चीज़ें अपने माँ बाप को आप धोखे मत रखो, क्लियर करके जाओ। जी देखिए, हमको घूमने पढ़ने नहीं जाना है, घूमने जाना है। आप जी घूम के 5-6 महीने आ जाओ, जी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 लाख रुपए बर्बाद होंगे आपके। घूम फिर के आ जाओगे, जगह भी देख लोगे, कुछ जी चीज़ें, नई चीज़ें सीख के आओगे। जी पढ़ाई के नाम से मैं उन बच्चों से अपील करना चाहूँगा जो लोग जाते हैं विदेश में, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें और अपनी मेहनत पूरी उस ईमानदारी, उस कर्तव्य निष्ठा से करें जी जिसलिए आपको आपके माता पिता ने भेजा है। जी हमको तो पूरा यकीन था। जी कभी कभी ये खुद अपने आप पे डाउट करते थे कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ अपनी पर्सनल बात, जी मेरे को इन पर इतना भरोसा था कि मैं पापा को बोलता था कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, वो ब्रिलियंट मेधावी छात्र रहा है और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करके आएगा। मतलब आप सभी को पहले से ही विश्वास था हाँ। कि ये लड़का करेगा, मतलब करेगा। नीट में भी इन्होंने अच्छा स्कोर किया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में लगभग 400-450 नंबर लाए थे। जी लेकिन उसके बाद भी अब देखिए यहाँ पे क्या है, कंपटीशन इतना ज्यादा अभी बढ़ गया है स्टडी में। कोविड का दौर था, जी बहुत ही ज्यादा परेशानी वाली समय थी, जी तो इन्होंने सेकंड चांस लिया ही नहीं, बोला सीधे मेरे को वही जी। जाके करना है, अब समय बर्बाद नहीं करना है। तो जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया नशा के ऊपर, कि नशा क्यों कर रहे हैं लोग, इसका कारण क्या है, करने से क्या नुकसान होता है, और नशा क्यों नहीं करना चाहिए, तो सर इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, इसके बारे में तो सर्वप्रथम डॉक्टर मोहम्मद इसार साहब ने बताया कि नशा पनपता कहाँ से है और कहाँ से स्टार्ट होता है, इस पर रोक कैसे लगाई जा सकती है, दोनों चीज़ों को बताया। जी तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस पर हमारी ओर से क्या पहल की जा रही है। जी देखिए, मैं सामाजिक संस्थानों से भी जुड़ा हूँ, NGO से भी जुड़ा हूँ, एक जी। शासकीय सेवक भी हूँ, जी और छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्ग की शासकीय कर्मचारी संघ का भी जिलाध्यक्ष हूँ, जी और अभी वर्तमान में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का भी जनरल सेक्रेटरी हूँ सूरजपुर का। जी तो हमारा समाज से भी काफ़ी जुड़ाव रहता है, जनप्रतिनिधियों से भी लगभग जुड़ाव रहता है, सभी प्रकार के जनप्रतिनिधियों से, और साथ में अपने मीडिया बंधुओं से भी अपना रहता है, हेल मेल रहता है, काफ़ी दोस्त यार हैं उसमें। तो हम सब ने रजानुटी फाउंडेशन के माध्यम से ये कोशिश की है कि नशा मुक्ति अभियान चलाया जाए, और जितने भी गांव शहर में चाहे जिस भी समाज के बच्चे हों, जी उनको इस चीज़ के लिए पहले से जो उम्र होता है ना, एक डेंजरस उम्र होता है, जी 14 से 18 का, जी मैं इस उम्र को डेंजरस मानता हूँ। जी यहाँ पे जो संगत का असर होता है, वो गलत संगत में ना जाकर सही संगत में जाए, कम से कम अपने दीन की ओर या आगे बढ़ें, या तो फिर अपने पढ़ाई की ओर रुझान दें। जो घर के संस्कार हैं उसमें देखिए एक बड़ा रोल, अहम रोल घर का भी होता है। जी घर में भी माता पिता उनको अच्छे से संस्कार दें, जी और इन सब चीज़ों से कम ऐसे आबो हवा से उनको दूर रखें, तभी हो पाएगा। देखिए, हमारे देवनगर आज ये नशा के क्षेत्र में हम लोगों ने कितनी कोशिश की कि यहाँ पे ये सब बंद हो जाए, जी लेकिन सामाजिक दबाव देने के बाद भी, समाज से बहिष्कृत करने के बाद भी लोग सुधरे नहीं। आज उनका परिणाम क्या हुआ, जेल गए 10 साल के लिए। जी ये सब चीजें सही नहीं है। आप अपने घर में इन चीजों को कर रहे हो, कल आप उसी के घेरे में खुद को, अपने आप को खड़ा करोगे। जी आप दूसरे के लिए जहां से लकीर बनाना चालू करते हो, जी उस लकीर पहले ये समझना चाहिए कि वो लकीर मेरे सामने भी आ रहा है। जी एक उदाहरण स्वरूप, आप जब किसी के सामने लकीर, लक्ष्मण रेखा जिसको बोलते हैं, आप खींचते हो, जी
तो उस लक्ष्मण रेखा का अपने आप के ऊपर भी अनुशासन होना जरूरी है। वो लक्ष्मण रेखा आपके लिए भी खींच रही है जी आप दूसरे के लिए लकीर खींच रहे हो, लेकिन वो लकीर आप अपने नजर से देखेंगे तो आपके लिए भी खींची जा रही है। जी तो ये संस्कार को लेकर मेरा कहना था कि कम से कम एक लकीर ऐसा खींचे गार्जियंस भी, जी उसमें बच्चों का ही नहीं गार्जियंस की भी थोड़ी बड़ी उसमें गलती है कि अपने बच्चों को कैसे कैसे एटमॉस्फेयर में आप रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग नशा मुक्ति अभियान चलाएंगे और कुछ दिनों में हमने किया भी है, मेडिकल कैंप भी लगाते हैं इस पर हम लोग, तो ब्लड डोनेशन का भी कैंप लगाते हैं और इस पर और भी आगे चल के इसमें काम करेंगे। तो सर जैसे देखा जाता है जो लोग नशा करते हैं वो क्या है, घर पे इतना ज्यादा क्लेश, जैसे नशा कर लेंगे और उसके बाद उनको ना तो माता पिता भाई बहन कुछ नहीं दिखता है, नशा करके आएंगे, जब तक पैसा रहेगा नशा करेंगे, पैसा खत्म हुआ फिर से मार, घर से चोरी चकारी करेंगे। तो मतलब हमारे समाज पे नशा को लेकर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि जब तक पैसा रहता है तब तक तो खुद से नशा करेंगे, इसके बाद जब नशा के लिए पैसा खत्म हो जाएगा तो इसके बाद चोरी पे उतरते हैं। तो सर ये नशा स्टार्ट कहाँ से हुआ और कहाँ ले जाता है? इसके बाद अगर पुलिस के हाथ लगे तो फिर एक जन के चलते, मतलब नशा के चलते पूरा परिवार खत्म हो जाता है। तो आप कुछ एक शॉर्ट में कुछ उनको एक सूत्र दे दीजिए, मतलब ये नशा कहाँ से स्टार्ट करें कि ये नशा हो ही ना, मतलब कहाँ से शुरुआत किया जाए इसका? देखिए आपके जो प्रश्न का आशय जो मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ, जी नशा की शुरुआत कैसे हो जाती है लोगों के साथ, जी तो सबसे बड़ा कारण तो वही है, फैक्ट वही है, जी। संगत। दूसरा कारण ये भी है जो गार्जियंस की तरफ से मैं जोड़ रहा हूँ, दूसरा फैक्ट कारण ये भी है उनकी पॉकेट मनी जी बच्चों की। जी मैं आपको बताऊं, अपना उदाहरण दूं, हम लोग जब पढ़ाई करते थे अपने स्कूलिंग टाइम में या फिर कॉलेज टाइम में, आपको विश्वास नहीं होगा, जबकि मेरे यहाँ मेरे पिताजी रेवेन्यू ऑफिसर हैं, जी मैं खुद बस में जाता था पढ़ने, जी जबकि मैं बाइक अफोर्ड कर सकता था उस समय भी। जी आज मैं देखता हूं कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, 9वीं 10वीं पढ़ने आ रहे हैं स्कूलों में, बाइक से आ रहे हैं, बकायदे 1 लाख की गाड़ी बाइक में आ रहे हैं और उनके हाथ में आईफोन है। तो आवश्यकता से अधिक अपने बच्चों को, आवश्यकता से अधिक पैसे रुपया देना या फिर उनको मतलब पॉकेट मनी देना, ये भी उस चीज का कारण बनता है। आप शुरू से अपने बच्चों को अभाव की जिंदगी नहीं देंगे तो उस चीज की वैल्यू कहां से कर पाएंगे वो। आज भी मेरे को जॉब करते 12 साल हो गया, लेकिन आज भी अपने खर्च के लिए मैं अपने मम्मी से पैसा मांगता हूँ या पापा से मांगता हूँ। अब तो मेरी वाइफ भी है घर में, हालांकि उनको इन सब चीजों से मतलब नहीं रहता है ना, घर के आर्थिक स्थितियों से बहुत ज्यादा मतलब उनको नहीं रहता, लेकिन मैं आज भी कोई भी बड़ा काम करने जाता हूँ या फिर घर के खर्च करता हूँ या फिर अपने लिए खर्च करता हूँ तो अपने माता पिता से पूछ कर ही करता हूँ। आपको यकीन नहीं होगा, मैं बताऊँ इस चीज पर थोड़ा सा उदाहरण देके आगे। मैंने आज से 4 साल पहले कार खरीदी लोन से, मेरे पिताजी ने उसमें कुछ हेल्प किया, पैसे का उदाहरण दे रहा हूँ, पैसे का हेल्प किया कि लो बेटा मेरे तरफ से ये, क्योंकि उनको जन्मदिन में एक बुलेट गिफ्ट किया था। मेरे पिताजी ने काफी बाइकें खरीदी अपने समय में, लेकिन उनको पसंदीदा बाइक था बुलेट, वो नहीं ले पाए थे अपने समय में, तो मैंने बुलेट गिफ्ट की उनको बर्थडे में। तो वो उनका कहना था कि जब तुमने बुलेट गिफ्ट किया है तो मैं मेरे तरफ से भी लो भाई, तुम भी कार लेने जा रहे हो तो थोड़ा सा सहयोग राशि। 50,000 रुपया उन्होंने दिया। आज भी आपको यकीन नहीं हुआ, वो 50,000 जैसे का तैसे मैंने रखा हुआ सामान अपने पिताजी का दिया हुआ, खर्च करने की हिम्मत नहीं हुई मेरी। ये मेरे पिताजी की मेहनत की कमाई है, बैंक से लाकर दिया उन्होंने, जैसे का तैसे रखा हुआ है और उसको मैंने फिर जमा करा दिया अकाउंट में। पिछले साल जब वो चल रहा था, क्राइसिस चल रहा था कोविड वगैरह का, उस समय जो घर की जरूरतों की। तो देखिए कुल मिलाकर मेरा कहने का आशय ये था कि बच्चों को पॉकेट मनी भी उतना ही दें जितने में उसकी जरूरतें पूरी हो जाए। जरूरत से ज्यादा, आवश्यकता से अधिक देने से भी ये चीजें हावी हो जाती हैं।